नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में जो पाठ्यक्रम में रखी हुई इकाई है नाटक, हिंदी नाटक की इकाई 8। उसमें हम देख रहे हैं आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक। तो इसमें हमने कल एक भाग देखा था और कल हमने देखा था तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवचना है। भावना में भावना का वर्णन किया है। मैं पूछती हूँ, भावना में भावना का वर्णन क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकता है किस तरह पूरी होती है? भावना में भावना का वर्णन है। यहाँ तक हमने कल देखा था और इसके आगे आज देखेंगे। मल्लिका क्या कहती है? जीवन की स्थूल आवश्यकता ही तो सब कुछ नहीं है। यानी जीवन की जो आवश्यकता है वही सब कुछ नहीं हो सकता। उसके उस आवश्यकताओं को छोड़कर भी उसके बाद भी एक जीवन है, जिंदगी है। उसके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। फिर अंबिका फिर धान फटकने लगती है। अंबिका, होगा मैं नहीं जानती। यानी अंबिका कहती है कि उसके अतिरिक्त भी कुछ होगा, मैं नहीं जानती। इतना ऐसी अंबिका कहती। फिर मल्लिका, सच तो यह है माँ कि ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उसे संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। यानी वह मल्लिका जो है अपनी माँ अंबिका से कहती है कि माँ, गांव के जो अन्य लोग हैं वह भी उसको अभी उसको उसे यानी किसे उसे यानी यहाँ पर कालिदास के बारे में गांव के लोग भी उसको तुच्छ और वितृष्णा से, यानी गांव के लोग भी उससे घृणा करते, उसको पसंद नहीं करते। तो उसी तरह तुम भी उस पर संदेह के साथ देखती हो उसे, यानी कालिदास को। अंबिका, ग्राम के अन्य लोग उसे उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। यानी अंबिका कहती कि ग्राम के लोग, जो गांव के जो लोग हैं, वह कालिदास को जितना नहीं जानते उतना मैं जानती हूँ। फिर क्षण भर दोनों की आंखें मिलती है। यानी एक माँ बेटी एक दूसरे की तरफ देखने लगती है। मैं उससे घृणा करती हूँ। यानी अंबिका जो है, मैं उससे घृणा करती हूँ। यानी मैं उससे का मतलब कालिदास। कालिदास, मैं उससे घृणा करती हूँ, मतलब कालिदास से मैं घृणा करती हूँ। ऐसे वह अंबिका कहती है मल्लिका से। फिर मल्लिका के चेहरे पर व्यथा, आवेश तथा विवशता की रेखाएं एक साथ प्रकट होती है। फिर मल्लिका माँ कहती है, बोलती है, अंबिका, अन्य लोगों को उससे क्या क्या प्रयोजन है, किंतु मुझे है। उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। यानी अंबिका कहती है कि अन्य लोगों से मुझको कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन उसके वजह से घर तो मेरा नष्ट हो रहा है, इसलिए मुझे उससे प्रयोजन है। फिर ड्योढ़ी की ओर से कालिदास के शब्द सुनाई देते, यानी उस दरवाजे की चौखट की ओर तरफ से कालिदास के शब्द सुनाई देते हैं। अंबिका के माथे की रेखाएं गहरी हो जाती है, यानी उसके मस्तिष्क में बल चढ़ जाता है। अंबिका के माथ वह छाछ लिए उठ खड़ी होती है। यानी वो जो धान फटक रही थी वह लेकर खड़ी होती है। क्षण भर ड्योढ़ी की ओर देखती रहती है, फिर झटके से अंदर, यानी क्षण भर दरवाजे की तरफ देखती है, चौखट की तरफ, और फिर झटके से अंदर चली जाती है। मल्लिका, ठहरो माँ, तुम चल चल क्यों दी? यानी मल्लिका अंबिका से कहती कि माँ तुम रुको, तुम क्यों अंदर जा रही हो? अंबिका, माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है, उसे घर में बहुत कुछ करना है। यानी अंबिका कहती है कि माँ का जो जीवन है वह तुम्हारी तरह एक भावना नहीं है, वह एक कर्म है, और और उसे घर में बहुत कुछ कर्म करने पड़ते हैं। ऐसा वह कहकर अंदर चली जाती है। कालिदास एक हरिण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। यानी जो राज्य के जो अधिकारी आए थे, उस राज्य के अधिकारी ने इस हरिण शावक की शिकार की हुई है, और वह उस शिकार किया हुआ जो हरिण शावक, हरिण का जो बच्चा है, वह कालिदास लेकर मल्लिका के पास आया हुआ है। कालिदास, हम जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे न? एक एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे, हम कोमल अस्तरन पर विश्राम करेंगे, हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा। कल फिर हम वनस्थली में घूमेंगे, कोमल दुर्वा खाएंगे न? यानी यह जो हरिण शावक को लेकर जो घायल हुआ हरिण शावक है, हरिण का बच्चा है, शावक यानी बच्चा, वह बच्चा है जो है गोद में लेकर कालिदास आता है, और वह उस हरिण शावक को कह रहा है कि हम जिएंगे, यानी हम जिएंगे, तुम्हारा जीवन बच सकता है, तुम एक बाण से मर नहीं सकते हो,
तुम्हारा जीवन जी सकता है। हमारा शरीर यानी तुम्हारा शरीर यदि कोमल है तो क्या हुआ, उसमें भी पीड़ा सहने की शक्ति है, दर्द सहने की ऊर्जा है। एक बाण प्राण ले सकता है, यानी एक जो बाण है वह प्राण ले सकता है, तो उंगलियों का जो कोमल स्पर्श है, कोमल उंगलियों का जो स्पर्श है, वह प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे, हमें नए प्राण मिल जाएंगे। और आप यहाँ पर आस्तरण पर यानी जो बिस्तर है उस पर हम विश्राम करेंगे, हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा, यानी उस पर अंगों का लेप होगा, और कल फिर ठीक होकर कल वनस्थली में फिर से घूमने जाएंगे और वहाँ कोमल दुर्वा खाएंगे खाएंगे न, यह हरिण शावक से कालिदास प्रश्न कर रहा है। फिर मल्लिका प्रयास से अपनी मुख मुद्रा बदलकर द्वार की ओर देखती है, यानी मल्लिका जो है प्रयास से अपना मुख यानी प्रयास करके अपना मुख दूसरी तरफ मोड़ लेती है, दरवाजे की तरफ, और बाहर देखने लगती है मल्लिका। यह आहत हरिण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? यानी मल्लिका कहती है कालिदास से कि यह हरिण शावक कैसा इस पर हमला हुआ, किसने हमला किया? यहाँ ऐसे कौन लोग व्यक्ति है जिसने इसकी शिकार की है? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी प्राणियों की शिकार हो रही है? यह आहत हरिण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जो शिकारी है, जिसने हमें आहत किया, यानी जिसको इसके पर आघात किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी लोग शिकार करने लगे हैं? फिर कालिदास, आज ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियाँ देख रहा हूँ। यानी आज ग्राम यानी जो राज्य के जो लोग आए थे, वह आज ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियाँ, जो कई नए लोग मैं देख रहा हूँ। झरोके के पास जाकर आसन पर बैठ जाते हैं, यानी झरोके के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। संभवतः राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं, यानी हरि कालिदास कहता है कि जो नई आकृतियाँ, कुछ अपरिचित लोग जो है, उसे कहता है कि संभवतः ऐसा लगता है कि वह राज्य के कर्मचारी है। हरिण शावक को वक्ष में साथ सटाकर थपथपाने लगता है, यानी जो ऐसे हाथ से पकड़कर ऐसे वह सीने से लगाकर उसको ये करता है, थपथपाने लगता है। हम सोएंगे, हाँ हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएंगी, यानी वह हरिण शावक को कह रहा है कि हम थोड़ी देर विश्राम करेंगे, सो जाएंगे तो पीड़ा यातना जो है वह थोड़ी कम हो जाएगी, परंतु उससे पूर्व हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ, यानी वो कालिदास कहता है कि थोड़ा सा दूध पिएंगे तो हरिण शावक दर्द कम हो जाएगा, थोड़ा दूध है तो तुम ले आओ किसी भाजन यानी किसी बर्तन में या भांडे में। मल्लिका, माँ ने दूध ओटा कर रखा है, देखती हूँ, यानी वह कहती कि मल्लिका, माँ ने दूध रखा है, देखती हूँ। चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है, यानी चूल्हे के पास जो बर्तन है उसके पास जाकर देखने लगती है। अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़ों पर जाते देखा था, यानी मल्लिका कह रही कि अभी अभी जो राज कर्मचारी थे, राज्य के जो अधिकारी थे, उसको घोड़ों पर सवार होकर जाते हुए देखा था। माँ कहती थी कि जब भी ये लोग आते हैं कोई न कोई अनिष्ट होता है। वर्षागम के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्रित लगा, यानी मुझे यह विचित्र लगा। और माँ कहती है कि यह जब भी कभी आते हैं तो कोई न कोई अनिष्ट इस गांव में होता है। फिर दूध का बर्तन मिल जाने पर उससे दूध खुले बर्तन में उंडेलने लगती है, यानी वो दूसरे बर्तन में दूध लाने लगती है। माँ आज मुझसे बहुत रुष्ट है, यानी माँ आज मुझसे बहुत नाराज़ है, कहती है। कालिदास हरिण शावक को बाहों में झुलाने लगता है, यानी वह कालिदास हरिण शावक को बाहों में झुलाने लगता है। फिर कालिदास कहता है, अब हम पहले से सुखी है, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने किसके रूई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते बना कैसे यह कुलांच भरता हुआ मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुम्हें अपनी माँ की सी आँखें और उसका सा ही स्नेह मिलेगा। यानी वो कालिदास कहता है कि इसका जो कोमल और मुलायम शरीर है, इस हरिण शावक का, इस कोमल शरीर पर न जाने किसने बाण चलाया और ये घायल होकर कूदते हुए मेरे पास आया, और मैं इसे यहाँ ले आया। क्यों ले आया? क्योंकि यहाँ पर उसके माँ की जैसी खुद प्रेम भरी करुणामय स्नेह मिलेगी। फिर स्निग्ध दृष्टि से मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका दूध लिए हुए पास आती है, यानी वो स्निग्ध दृष्टि से मल्लिका की ओर कालिदास देख रहा है, और वह तब वो बर्तन में दूध लेकर आती है। मल्लिका, सच
माँ आज बहुत रुष्ट है, यानी मल्लिका कहती कि सच आज माँ आज बहुत रुष्ट है, नाराज है। माँ को अनुमान हो गया होगा कि वर्षागम के समय मैं तुम्हारे साथ थी। यानी वो कहती है कि माँ मुझसे आज नाराज है और मुझे ऐसा लगता है कि माँ को अनुमान हुआ है कि मैं वर्षा में तुम्हारे साथ थी, भीग रही थी, अन्यथा इस तरह भीग कर न आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है, यानी माँ को कोई अपवाद कोई अनर्थ होने की चिंता रहती है। कालिदास, दूध मुझे दे दो और इसे बाह में ले लो। यानी कालिदास कहता है कि दूध मुझे ले लो और हरिण श्याव को तुम अपनी गोद में ले लो। दूध का भाजन उसके हाथ से ले लेता है, यानी दूध कालिदास लेता है। मल्लिका हरिण शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है। हरिण शावक दो एक बार दूध को जीवा से चूकर मुंह हटाने लगता है। कालिदास भाजन को उसके और निकट कर देता है, यानी फिर कालिदास उसको दूध पिलाता है। हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं, हम ऐसा हट्ट नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे, यानी हम दूध पीने का हट्ट नहीं कर सकते, दूध पिएंगे। फिर राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है, यानी राजपुरुष का नाम क्या है? जो दंतुल है। दंतुल जो है वह ड्योढ़ी के पास आकर रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता है, यानी क्षण भर उन्हें कालिदास को देखता है। कालिदास हरिणशाह को सिर से पकड़कर उसका मुंह दूध यानी वह सिर को उससे पकड़कर कालिदास हरिणशाह को दूध पिलाता है, ऐसे ऐसे, यानी ऐसे पियो ऐसे पियो। फिर दंतुल बढ़कर उसके, यानी दंतुल जो है कालिदास के निकट आता है। दंतुल, दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो, यानी दंतुल कहता है कि तुम इस हरिण शावक को दूध पिलाकर उसका जो कोमल मांस है उसको तुम और कोमल करना चाहते हो क्या? कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं, यानी कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। मल्लिका कुछ डरी सी हरिण शावक को लिए थोड़ी दूर हटती, यानी मल्लिका हरिण शावक को लेकर अंदर जाती है, दूर जाती है। कालिदास उसके दूध के भाजन को आसन पर रख देता है। कालिदास, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं है, यानी हम लोग अपरिचित है, मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? यानी कालिदास कहता है दंतुल से कि तुम्हारा इस अपरिचित घर में सीधे आने का यह कैसा प्रयोजन है? मैं कुछ समझ नहीं सका और मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तुम जो हो मेरे लिए अपरिचित हो। ऐसा कालिदास जो है वह दंतुल से कहता है। एक मिनट। दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर। दंतुल जो है एक तरफ मल्लिका की ओर देखता है और फिर कालिदास की तरफ देखता है। दंतुल, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। यानी वह दंतुल कहता है कि ये कैसी आकस्मिक बात हुई है, यह प्रश्न मैं तुम्हें पूछना चाहता कि तुम इस घर में कैसे, लेकिन तुमने ही मुझे पूछा, हमारा कभी परिचय नहीं। फिर भी मेरे बाण से आहत किरण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? यानी दंतुल कहता है कि तुम मुझसे परिचित नहीं हो, फिर भी मेरे बाण से जो घायल हुआ जो हिरण शावक है तुम उसको लेकर क्यों आई? यह आते हुए संकोच नहीं हुआ? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इस बादलों से घिरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कैसे कर पाता? यानी जो हरिण शावक का जो घाव है उस घाव से खून निकलता था और वह खून के छींटे जमीन पर पड़ते पड़ते यहाँ तक आए हैं और मैं उसको देखकर यहाँ तक आ गया हूँ। कालिदास, देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। यानी कालिदास कहता है दंतुल से कि मैं देख रहा हूँ कि तुम यहाँ के निवासी नहीं हो। फिर दंतुल व्यंग्यात्मक हंसता है, यानी कि व्यंग्यात्मक तरीके से हंसता है। दंतुल, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ, मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। यानी दंतुल कहता है कि तुम्हारी जो दृष्टि है उस दृष्टि की मैं प्रशंसा करता हूँ क्योंकि तुमने देखकर पहचान लिया कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, और मेरी जो वेशभूषा है वही बता रही कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, यहाँ का निवासी नहीं हूँ। कालिदास, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। यानी कालिदास कहता है कि मैं तुम्हारी वेशभूषा या पोशाक को देखकर नहीं कह रहा हूँ। दंतुल, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है कि चौर कर्म के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो? यानी वह दंतुल कहता है कि तो तुमने मेरे पोशाक से नहीं पहचाना मुझे, तो मेरे ललाट पर मेरे जो या मस्तक है उस पर लिखा हुआ है क्या? क्या रेखाएँ पढ़ते हो क्या? क्या तुम्हें इसके अतिरिक्त सामुद्रिक शास्त्र या ज्योतिष शास्त्र का भी ज्ञान अभ्यास है क्या, ज्ञान है क्या? फिर मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे आती है, यानी मल्लिका जो है कुछ चोट खाई सी आगे की बढ़ती है। मल्लिका, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? यानी तुम्हें ऐसा लांछन लगाते हुए लज्जा नहीं आती? यह जो है यह
यह कथन पूछा जाएगा कि तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आएगी? तो यह दंतुल से कहती है मल्लिका। दंतुल: क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे आप बाहों में लिए हैं मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए इस समय यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा दो। लौटा तो देगी। यानी वह दंतुल कहता है कि यह जो हरिण शावक तुम्हारे बाहों में है, तुम्हारे गोद में है, उसे मेरे बाण ने मैंने शिकार किया है और यह अब मेरी संपत्ति है, इस पर अब मेरा अधिकार है। ऐसा वह दंतुल मल्लिका से कहता है। कैलदास: इस प्रदेश में हरिणों का अखेट नहीं होता। राजपुरुष, तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। यानी कालिदास कहता है कि इस प्रदेश में हरिण शावक का अखेट यानी शिकार, अखेट यानी शिकार खेलना भी होता है। इस प्रदेश में या इस गांव में हरिण का अखेट या हरिण की शिकारी नहीं होती है। तुम राजपुरुष हो, तुम बाहर से आए हो, इसलिए हम तुम पर कोई अपराध नहीं करेंगे, अपराधी न मानेंगे। फिर दंतुल व्यंग्यात्मक हंसता है। दंतुल: तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो। यानी दंतुल कहता है कि राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे। क्या राजपुरुष ने अपराध किया या नहीं, इसका जो न्याय है वह ग्राम के निवासी करेंगे, या जो ग्रामीण युवक है वह अपराध अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो क्या? वह दंतुल कालिदास से कहता है। कालिदास: शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, यह जानकर आश्चर्य हुआ। यानी कालिदास कहता है कि शब्द और अर्थ यानी शब्द और अर्थ जानने का जो अधिकार है वह केवल राजपुरुषों को भी है, यह जानकर मुझे आश्चर्य हुआ। फिर दूध उठाकर हरिण शावक के निकट ले जाता है। दंतुल: समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी यह नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। यानी दंतुल कहता है कि तुम काफ़ी समझदार लगते हो, फिर भी तुम्हें यह समझदारी जानते हो और राजपुरुषों का जो अधिकार है ये बहुत दूर तक उसका अधिकार होता है। मुझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। कालिदास: यह हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। राजपुरुष और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सहजाति। यानी वह कहता है कि यह हरिण शावक जो इस पर्वतमय भूमि में रहने का है, इस भूमि की संपत्ति है और हम भी यही के निवासी है, तो हम सहजाति हुए। यानी वह हरिण शावक और मैं। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका इसे अंदर ले जाकर तल्प पर या किसी आस्तरण पर यानी फिर मल्लिका जो है उस हरिण शावक को अंदर ले जाती है और किसी बिस्तर पर रखती है। फिर अंबिका सहसा अंदर से आती है। यानी अंबिका जो मल्लिका की माँ है अंदर से आती है। अंबिका: इस घर के तल्प और अस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं। यानी वो इस घर के जो भी बिस्तर है या बैठने की या जगह है वह हरिण शावकों के लिए नहीं है। मल्लिका: तुम देख रही हो माँ? यानी मल्लिका कहती है कि तुम देख रही हो माँ यह दृश्य? अंबिका: हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ। तल्प और अस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। यानी अंबिका कहती है कि हाँ मैं देख रही हूँ यह दृश्य। जो तल्प और अस्तरण है वह जो है मनुष्य के सोने की जगह है, पशुओं के लिए नहीं है। कालिदास: इसे मुझे दे दो मल्लिका। यानी वह कालिदास कहता है कि इस हरिण शावक को मुझे दे दो मल्लिका। दूध का भाजन नीचे रखता है और बढ़कर हरिण शावक को अपनी बाह में लेकर जाता है। इसके लिए मेरी बाहों का अस्तरण ही पर्याप्त होगा, मैं इसे घर ले जाऊंगा। यानी वह हरिण को कहता है कि इसके लिए मेरे बाहों का, मेरी गोद का ही अस्तरण ठीक रहेगा, अच्छा है, और वह उसको अपने घर ले जाता हूँ, ऐसा कहता है। फिर दौड़ की ओर से चल देता है। दंतुल तीक्ष्ण दृष्टि से उसे देखता है। दंतुल जो है तीक्ष्ण दृष्टि से कालिदास को देखता है। दंतुल: और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता देखता रहेगा। यानी वह कहता है कि मैं तुम्हें मेरे घर ले जाऊंगा और जो राजपुरुष दंतुल जो है वह तुम्हें देखता रह जाएगा। यह दंतुल जो है कह रहा है। कालिदास: यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। यानी वह राजपुरुष की कालिदास कहता है कि दंतुल से कि यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है कि वह देखता रह जाएगा या ऐसे ही खाली जाएगा। बिना रुके या उसकी ओर देखे ड्योढ़ी में चला जाता है। कालिदास: दंतुल: राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। यानी दंतुल कहते हैं कि राजपुरुष क्या होता है, राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, इसका परिचय तुम्हें देना होगा। फिर कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। यानी कालिदास बाहर चला जाता है और केवल शब्द सुनाई देते हैं। अस्तरन बिछावन
यानी अस्तरण विचार कालिदास संभवतः दंतुल संभवतः यानी तलवार की मूठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है। मल्लिका शीघ्रता से जाकर द्वार के सामने खड़ी हो जाती है, यानी दंतुल जो है अपनी तलवार खींचकर कालिदास के पीछे जाता है और फिर मल्लिका जो है दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती है। मल्लिका, ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हम हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उसके लिए संवेदना का है। संवेदना का कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। यानी मल्लिका कहती है कि ठहरो राजपुरुष, दंतुल से कहती है कि ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए मत लड़ो, यानी हरिण शावक के लिए मत लड़ो। तुम्हारे पास तुम्हारे लिए यह तुम्हारा अधिकार जो तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का, यानी तुम्हारे सामने अधिकार का प्रश्न है, उसके लिए यानी कालिदास के लिए संवेदना का प्रश्न है। कालिदास निशस्त्र है, फिर भी तुमसे लड़ने के लिए या तुमसे सामना करने के लिए वह चिंता नहीं करेंगे। दंतुल, कालिदास, तुम्हारा अभिप्राय यह है कि मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास है। यानी वह कहता है दंतुल कि मैं जिसे हरिण शावक लेना चाहता था, वह दंतुल कहता है कि मैं जिससे हरिण शावक लेना चाहता हूँ, तर्क कर रहा था, वह कवि कालिदास है क्या? मल्लिका, हाँ हाँ, किंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? यानी वह मल्लिका कहती कि हाँ हाँ हाँ, यह कालिदास है, लेकिन तुम कैसे जानते हो कि यह कालिदास है, कालिदास कवि है? दंतुल, कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राज्यसभा से संबंध प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। यानी वह कहता है कि जो उज्जैनी राज्यसभा के जो प्रत्येक व्यक्ति है वह ऋतुसंहार जो कालिदास की रचना है, ऋतुसंहार, उसके बारे में, उसकी ऋतुसंहार के रचयिता कवि कालिदास को जानता है वहाँ का व्यक्ति। मल्लिका, उज्जैनी की राज्यसभा से संबंध प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। यानी मल्लिका आश्चर्य से पूछती है, क्या सच में उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को जानता है? दंतुल, सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतुसंहार के लेखक का सम्मान करना और उसे राजकवि का आसन देना चाहता है। यानी वह मल्लिका को उसको उज्जैनी के राज्यसभा द्वारा सम्मान देने, कालिदास को सम्मान देने की बात कौन सुनाता है? तो दंतुल सुनाता है, याद रखिए। सम्राट ने स्वयं से ऋतुसंहार पढ़ा, उसकी प्रशंसा की, यानी वो ऋतुसंहार ग्रंथ पढ़ा और उसकी प्रशंसा की, और उज्जैनी का राज्य ऋतुसंहार के लेखक, यानी उज्जैनी का जो राज्य है ऋतुसंहार का जो लेखक कालिदास है, उसका सम्मान करके उसको राजकवि का आसन देना चाहते, राजकवि के आसन पर बिठाना चाहते। फिर आचार्य व रुचि आज इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए, यानी आचार्य कौन आए हैं इस उद्देश्य से? तो आचार्य व रुचि आए हैं उज्जैनी से यहाँ पर। फिर मल्लिका जैसे अविश्वास से स्तंभित हो जाती है। मल्लिका, उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का सम्मान। यानी मल्लिका कहती है कि उज्जैनी का राज्य जो है कालिदास को राजकवि का सम्मान देना चाहता है, आसन। दंतुल, मुझे खेद है कि मैंने उसके साथ अभद्रता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उससे क्षमा मांगनी चाहिए। यानी दंतुल कहता है कि मैंने उसको जाना नहीं और उसको अभद्रता के साथ मैंने व्यवहार किया, मुझे उसको माफ़ी मांगनी चाहिए कालिदास की। दंतुल चला जाता है, मल्लिका कुछ क्षण उसी तरह खड़ी रहती है, फिर सहसा जैसे उसकी चेतना लौट आती है, अंबिका इस बीच दूध का भाजन उठाकर कोने में रख देती है। जिस पात्र में पहले दूध रखा था उसे देखती है, उसमें जो दूध शेष है उसे एक छोटे पात्र में डालकर शर्करा मिलाने लगती है। उसके हाथ ऐसे अस्थिर है जैसे वह अंदर ही अंदर बहुत उत्तेजित हो। मल्लिका निचला ओठ दांतों में दबाए हुए भागकर उसके निकट आती है, यानी वो अंबिका के पास आती है। मल्लिका, तुमने सुना माँ, राज्य उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। यानी वो मल्लिका अंबिका से कहती है कि माँ तुमने सुना यह बात कि जो उज्जैनी का जो राज्यसभा है वह उसको राजकवि का आसन देना चाहती है। अंबिका हाथ से गिरते हुए दूध के पात्र को किसी तरह, यानी हाथ से दूध का पात्र गिर रहा है और किस तरह वह संभलती है, गिरने नहीं देती। अंबिका, तुम्हारे गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए हैं, यह थोड़ा सा दूध शेष है, इसमें शर्करा मिला दी है। यानी वह अंबिका कहती कि मैंने तुम्हारे गीले वस्त्र सुखाने के लिए
फैला दिए हैं, रखे हैं, और इसमें थोड़ा सा दूध है, इसमें शर्करा मिला दिया है। यानी उसकी जो राजकवि की बात है उसको वह अनसुना करती है मल्लिका। तुमने सुना नहीं माँ, राजपुरुष क्या कह रहा था। यानी मल्लिका कहती है कि माँ तुमने सुना नहीं जो राजपुरुष क्या कह रहा था। अंबिका, दूध पी लो, आशा करती हूँ कि अब यहाँ किसी और का आतिथ्य नहीं होना है। यानी अंबिका कहती कि तुम दूध पी लो, आप जो है यहाँ पर किसी अन्य का आतिथ्य नहीं होगा। मल्लिका, आतिथ्य मैं चाहती हूँ कि आज इस घर में है सारे संसार का आतिथ्य कर सकूँ। यानी मल्लिका कहती कि आतिथ्य मैं चाहती हूँ कि आज इस घर में सारे संसार का आतिथ्य हो, सारे संसार को मैं यहाँ पर आतिथ्य के रूप में बुलाऊँ। फिर दूध का पात्र अंबिका के हाथ से लेती है। तुम्हें इस दूध से नहला दूँ माँ। यानी वह कहती कि इस दूध से तुम्हें नहला दूँ माँ। पात्र ऊंचा उठा देती है, अंबिका पात्र उसके हाथ से लेती थी। यानी पात्र ऐसा दूध का जो पात्र है ऊंचा उठा लेती है, और फिर अंबिका जो उसके हाथ से वह दूध का पात्र लेती है। अंबिका, मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ। यानी अंबिका कहती कि मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ। मल्लिका, तुम कितनी निष्ठुर हो माँ, तुमने सुना नहीं राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है, फिर भी तुम। यानी मल्लिका कहती कि माँ तुम कितनी निष्ठुर हो, तुम कितनी क्रूर हो कि तुमने सुना नहीं राज्य उन्हें उनके सम्मान दे रहा है और तुम फिर भी चुप हो। अंबिका, दूध पी लो, और फिर वर्षा में भीगने का मोह न हो तो मैं तुम्हारे लिए अस्तरन बिछा दूँ। मैं जैसे निष्ठुर हूँ रहने दो। नहीं, अंबिका कहती कि तुम पहले दूध पी लो, और वर्षा में भीगने का जो मोह है वह वर्षा में बारिश में भीगने जाने का यदि तुम्हें मोह फिर से न हो तो मैं तुम्हारे लिए बिस्तर लगाऊंगी, और मैं निष्ठुर हूँ, मुझे निष्ठुर ही रहने दो। फिर मल्लिका उसके गले में बाहर डाल देती है अंबिका के, यानी माँ के। मल्लिका, नहीं तुम निष्ठुर नहीं हो, मैंने कब कहा है कि तुम निष्ठुर हो। अंबिका, नहीं तुमने नहीं कहा, दूध पी लो। यानी अंबिका कहती कि तुमने निष्ठुर नहीं कहा, तुम पहले दूध पी लो। मल्लिका दूध का पात्र उसके हाथ से लेकर एक घुट में पी जाती है। यानी मल्लिका जो उसके हाथ से दूध लेती है और एक घुट में पी डालती है और पात्र कोने में रख देती है। फिर अंबिका का हाथ खींचकर उसे बिठा लेती है और स्वयं उसकी गोद में लेटकर उसके गले में बाहर डाल देती है। मल्लिका, माँ तुम सोच सकती हो कि तुम सोच सकती हो मैं आज कितनी प्रसन्न हूँ। यानी वो मल्लिका कहती कि माँ तुम सोच सकती हो मैं आज कितनी प्रसन्न हूँ। अंबिका, मेरे पास कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं, आप जाने दो, मुझे बहुत काम है। यानी अंबिका कहती कि मेरे पास कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं है, मुझे जाने दे, मुझे छोड़, मुझे बहुत काम है। उठने का प्रयत्न करती है मल्लिका उसे, यानी उठने का प्रयत्न करती है और मल्लिका उसको रोकती है। मल्लिका, नहीं उठो नहीं, इसी तरह बैठी रहो। यानी वह कहती कि उठो नहीं माँ, इसी तरह बैठे रहो, राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है माँ, उन्हें राजकवि का सम्मान प्राप्त होगा। यानी वह मल्लिका समझाने का प्रयत्न कर रही कि माँ जो कालिदास को राज्य जो है उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है और उन्हें आसन प्राप्त होगा राजकवि का। सहसा अंबिका की गोद से हटकर बैठ जाती है। उस व्यक्ति को जिसे जिसे उसने निकट के लोगों ने आज तक समझने का प्रयत्न नहीं किया, जिसे घर में और घर से बाहर केवल लांछना और प्रताड़ना ही मिली है, अब तो तुम विश्वास करती हो माँ कि मेरी भावना निराधार नहीं है। यानी जो भावना जो है प्रेम नामक जो भावना, यानी प्रेम, यानी वह कहती है मल्लिका कि माँ उनके घर के लोग तथा गांव के लोग या अन्य जो भी है वह उसको कुछ समझ न सके, लेकिन फिर भी इस गांव के लोग या अन्य उसके घर के लोग उन पर लांछन लगाते हुए उसका विरोध करते थे, लेकिन फिर भी वह कालिदास को आज राज्य जो है सम्मान देना चाहता है। और मेरी तो तुम विश्वास करती हो माँ, या उस पर तुम विश्वास करती हो क्या माँ, तुम जो है क्या तुम भी और की तरह उन पर लांछन लगाती हो क्या माँ। राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है और मेरी भावना जो है वह निराधार नहीं है, मेरी भावना का भी कुछ आदर है, ऐसा वह कहती है। अंबिका उठ खड़ी होती है। अंबिका, मैं कह चुकी हूँ मेरी सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है। यानी अंबिका कहती कि मैंने कहा है कि मेरी सोचने और समझने की जो शक्ति जो है वह जड़ हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। मल्लिका, क्यों माँ, क्यों तुम्हें इतना पूर्वग्रह है, क्यों तुम उनके संबंध में उदारतापूर्वक नहीं सोचते हैं, तुम ऐसा क्यों सोचती हो माँ। अंबिका, मेरी वह अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया करता है।
जिया जाता है। यानी अंबिका कहती कि मेरी जो अवस्था थी वह अवस्था बीत चुकी है। जो यथार्थ जब यथार्थ यानी जब सच्चाई से आंखें बंद कर जिया जाता है या सच्चाई से आंखें बंद कर आगे बढ़ लेते हैं, यानी सच्चाई को छुपाकर अंदर की ओर जाने लगती है। मल्लिका सहसा उठकर खड़ी, यानी अंदर की ओर अंबिका जाती है और मल्लिका सहसा उठकर खड़ी हो जाती है। मल्लिका और तुम्हारी, एक मिनट, मल्लिका और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष देखती है। यानी मल्लिका अपनी माँ से कहती कि तुम्हारी जो यथार्थ दृष्टि है वह केवल दोष ही दोष देखती है। अंबिका मुड़कर पल भर उसे देखती है। अंबिका, यहाँ दोष है, वहाँ अवश्य वह दोष देखती है। यानी वह कहती है कि अंबिका यहाँ दोष है, जहाँ दोष है वहाँ वह दोष ही देखती है। यानी जहाँ बुराई है वहाँ उसको बुराई ही दिखेगी। मल्लिका, उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है? यानी मल्लिका कहती है कि तुम्हें कालिदास में क्या दोष दिखाई देता है, बुराई क्या है? अंबिका, वह व्यक्ति आत्मसीमित है, संसार में अपने अतिरिक्त उसे और किससे मोह नहीं है। यानी अंबिका कहती है कि मुझे, यानी कालिदास से अंबिका क्यों घृणा करती है या कौन सा दोष देखती है अंबिका? तो वह व्यक्ति यानी कालिदास जो है वह आत्मसीमित है, यानी आत्मसीमित है, संसार में अपने अतिरिक्त उसे किसी से मोह नहीं। यानी कालिदास जो कालिदास पर कालिदास में अंबिका कौन सा दोष देखती है? आत्मसीमित दोष देखती है। यानी खुद के हृदय पर प्रेम करने वाला या खुद के ही स्वार्थ की बात सोचने वाला, तो उसके अतिरिक्त किससे मोह नहीं, यानी उसको खुद के अतिरिक्त किससे भी मोह नहीं है। मल्लिका, इसलिए कि वे मातुल की गोये न हाँक कर बादलों में खोए रहते हैं। यानी मल्लिका कहती कि वह खुद खुद का मोह है, वो इसीलिए, यानी खुद के अतिरिक्त वह औरों का मोह नहीं है, इसलिए वह मातुल की तरह गोए, यानी मातुल जो है गाय हाँकता है उसी तरह वह गाय नहीं हाँकता, एवं बादलों में खोए रखता है या प्रकृति में खोए रहता है और लिखता रहता है। अंबिका, मेरा मातुल से और उसकी गौओं से कोई प्रयोजन नहीं है, मैं केवल अपने घर को देखकर कहती हूँ। यानी अंबिका कहती है कि मेरा कहने का मतलब कोई मातुल और मातुल के गायों का कोई प्रयोजन यहाँ पर नहीं है, मैं केवल अपने घर को देखती हूँ। यानी मातुल क्या कहता है? मातुल जो है गाय चराता है या गोवे चराता है। मल्लिका, बैठ जाओ माँ, यानी मल्लिका अपनी माँ अंबिका को बैठाती है। अंबिका को हाथ से पकड़कर झरोखे के निकट आसन पर ले जाती है। मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ, यानी मल्लिका कहती कि अंबिका से कि मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ। अंबिका, मैं भी चाहती हूँ कि तुम आज संभव समझ लो। तुम कहती हो कि तुम्हारा उससे भावना का संबंध है, वह भावना क्या है? यानी अंबिका कहती है कि तुम जो कहती हो कालिदास के साथ तुम्हारा भावना का संबंध है, तो वह भावना क्या है, मुझे भी बताओ। मल्लिका, मैं उसे कोई नाम नहीं देती। यानी मल्लिका कहती कि मैं उस भावना को कोई नाम नहीं दे सकती। अंबिका के पैरों के पास नीचे बैठ जाती है। अंबिका, परंतु लोग उसे नाम देते हैं। यदि वास्तव में उसका तुमसे भावना का संबंध है तो वह क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहता? यानी अंबिका कहती कि तुम्हारी भावना का नाम तुम्हारे पास कुछ नहीं, लेकिन लोग जो है, समाज जो है, उस भावना का वास्तव में, यदि लोग उस भावना को कुछ नाम दे सकते हैं, यदि वास्तव में भावना का संबंध है कालिदास के साथ, और कालिदास का भी तुमसे भावना का संबंध है, तो कालिदास तुमसे विवाह क्यों नहीं करना चाहता? मल्लिका, तुम उसके प्रति सदा अनुदार रही हो माँ, तुम जानती हो कि उसका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है। मातुल के घर में उसकी क्या दशा रही है। उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही जोकर की जो क्यों कर की जा सकती थी। यानी वह मल्लिका कहती है कि माँ, वह जो है अभावों में जिया है, उनके जीवन में कैसी परिस्थिति आई है और वो काफ़ी विडंबनाओं के साथ बीता है, और वो मातुल के घर में, यानी वो कालिदास किसके घर में रहता है? तो मातुल के घर में रहता है, और वो मातुल के घर में रहता है, और उसकी क्या दशा हुई है वह तुम जानती हो। और साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में रहने के बावजूद विवाह करने की कल्पना भी नहीं आ सकती है। अंबिका, और कब, जबकि उसका जीवन साधनहीन और भावनाग्रस्त नहीं रहेगा? यानी अंबिका कहती कि उसका जीवन कब साधनहीन, और उसका जीवन तो हमेशा साधनहीन और भावनाग्रस्त ही नहीं रहेगा, उसका भावनाग्रस्त ही रहेगा। मल्लिका कुछ क्षण मौन रहकर धरती की ओर नखों से खोदती हुई देखती है। किसी संबंध से बचने के
बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। यानी किसी संबंध से बचने के लिए या किसी रिश्ते से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण है, यानी अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उस अभाव की पूर्ति करने में पूर्ति उससे, यानी उस अभाव की पूर्ति करने उससे बड़ा कारण भी बन जाता है। मल्लिका, यह तुम्हारी नहीं विलोम की भाषा है। यानी मल्लिका जो है कहती है अपनी माँ से, माँ यह तुम्हारी भाषा नहीं है, यह विलोम की भाषा है, यानी यह विलोम के शब्द है माँ। अंबिका, मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूँ। तुम्हारे साथ उसका इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो, जिसके आश्रय से वह अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है, परंतु तुम क्या सज व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे प्रति उसका या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है। कल जब तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा और घर में एक समय के भोजन की व्यवस्था भी न होगी, तब जो प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित होगा उसका तुम क्या उत्तर दोगी। तुम्हारी भावना उस प्रश्न का समाधान कर देगी। फिर वह दो कि यह मेरी नहीं विलोम की भाषा है। यानी वह माँ कहती है कि कल मैं यदि मर जाऊँ या मेरी मृत्यु हो जाए और घर में खाने का प्रश्न नहीं होगा, क्या उस तब वह भूख का प्रश्न जो है, वह तुम्हारी भावना उस भूख का प्रश्न या प्रेम ही उस भूख का प्रश्न मिटा सकता है क्या। आप कहो कि यह तुम्हारी भाषा नहीं विलोम की भाषा है। मल्लिका पुनः सिर झुकाए कुछ क्षण धरती को नखों से खोदती हुई देखती है। बेचारी धरती को ही कोस रही है। फिर अंबिका की ओर देखती है। मल्लिका, माँ आज तक का जीवन जिस जिस किसी तरह बीता ही है, आगे भी बीत जाएगा। आज जब उसका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है, मैं उसके सामने अपने स्वार्थ का उद्घोष नहीं करना चाहती। यानी मल्लिका कहती है कि माँ, जीवन जो है इस अब तक जैसा बीता है इसके आगे भी बीत जाएगा। आज जब उसका जीवन, यानी आप जो उसको राज्य का एक राज्य कवि का दर्जा मिल रहा है और उसके जीवन में एक नई दिशा आ रही है, एक नया रास्ता आ रहा है, एक नया मोड़ आ रहा है, और उसके सामने स्वार्थ का उद्घोष नहीं करना चाहती। फिर ड्योढ़ी के बाहर से मातुल शब्द सुनाई देने लगते हैं। यानी फिर ड्योढ़ी के बाहर से मातुल के शब्द सुनाई देते हैं। मातुल, अंबिका अंबिका घर में हो कि नहीं। यानी मातुल जो है अंबिका से कहता है कि अंबिका अंबिका तुम घर में हो कि नहीं। अंबिका और मल्लिका ड्योढ़ी की ओर देखने लगती है। मातुल अस्त व्यस्त सा आता है। मातुल, हो घर में ही हो। यानी मातुल कहता है कि हो तुम घर में ही हो। मैं आज सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूँ कि मेरा इस कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं। यानी कालिदास जो है मातुल के घर में रहता है और वह कहता है कि मैं आज सारे गांव को बताने वाला हूँ कि इस कालिदास से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। मल्लिका, क्या हुआ है? आर्य मातुल, यानी मल्लिका कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या हुआ है मातुल। मातुल, मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया, क्या इस दिन के लिए कि यह इस तरह कुल द्रोही बने। यानी वह कहता है मातुल कि मैंने कालिदास को पाला पोसा बड़ा किया और क्या इस दिन के लिए, क्या कुल द्रोही बने, कुल का नाश करने के लिए बैठे, इसलिए मैंने उसको पाला है। मल्लिका सिमट कर बैठ जाती है और आश्चर्य के साथ मातुल को, यानी मातुल ऐसा क्यों कर रहा है इसको आश्चर्य के साथ देखती है। मल्लिका, परंतु उन्हें तो सुना है राज्य की ओर से सम्मानित किया जा रहा है, उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। यानी मल्लिका कहती है मातुल से कि मैंने सुना है कि उनको तो राज्य से सम्मानित किया जा रहा है, उज्जैनी से कोई आचार्य आए हुए हैं। मातुल, यही तो कह रहा हूँ, उज्जैनी से बहुत बड़े आचार्य आए हैं। यानी एक बार बताता हूँ, मल्लिका को कालिदास को राजकवि का दर्जा या सम्मान मिल रहा है। यह बात मल्लिका को कौन बताता है, तो दंतुल बताता है, याद रखिए। तो फिर वह और मातुल कहता है तो यही तो बात है, उज्जैनी से बहुत बड़े आचार्य आए हैं। मल्लिका, परंतु आप तो कह रहे हैं, यानी मल्लिका कहती कि परंतु आप तो कह रहे हैं कि उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मातुल, मैं ठीक कह रहा हूँ, आचार्य कल ही इसे अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। यानी आचार्य जो है कल ही कालिदास को अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। मल्लिका, किंतु मातुल, दो रथवाहा और 4 अश्वारोही उसके साथ है। मैं तुमसे नहीं कहता था अंबिका कि हमारे प्रपितामह के एक द्रोहित्र का पुत्र गुप्त राज की ओर से शंकों से युद्ध कर चुका है। यानी वो शकों से युद्ध कर चुका है। अंबिका, तुम अपने भागनीय की बात कर रहे थे। मातुल, उसी की बात कर रहा हूँ अंबिका,
तुम समझो कि एक तरह से यह राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है। यानी मातुल कहता है कि एक तरफ से राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है, और ये वंशावंतस कहते हैं कि मुझे यह सम्मान नहीं चाहिए। यानी जो वंश वाले जो या अन्य लोग जो है वह कहते हैं कि यह सम्मान हमें नहीं चाहिए। ये कौन कालिदास? मल्लिका सहसा उठकर खड़ी हो जाती है। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। यानी यह कौन कहता है? कि यह कालिदास कहता है। किसे? मातुल से। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए, यानी मैं राजकीय मुद्राओं से सम्मानित होने के लिए नहीं हूँ। उत्तेजना में एक कोने से दूसरे कोने तक टहलने लगता है। मल्लिका कुछ क्षण आत्मविस्मृत सी खड़ी होती है। मल्लिका, वे राजकीय सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते। मातुल, मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्रय विक्रय की क्या बात। सम्मान मिलता है, ग्रहण करो, नहीं नहीं कविता का मूल्य ही क्या है। यानी मातुल कहता है कि सम्मान मिलता है तो तुम स्वीकार करो, नहीं तो कविता का मूल्य क्या है। मल्लिका, कविता का कुछ मूल्य है आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मैं समझ सकती हूँ कि उसके हृदय में यह सम्मान कहाँ छुपता है। यानी मल्लिका कहती कि कविता का कुछ तो मूल्य है, इसीलिए कविता का मूल्य मिल रहा है। मैं समझ सकती हूँ कि उसके हृदय में बात कहाँ चुभ रही है। अंबिका कुछ सोचती सी अपने अंकुश को उंगलियों से मसलने लगती है। मल्लिका, अंबिका, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ मातुल कि वह उज्जैनी अवश्य जाएगा। यानी वह अंबिका कहती है मातुल से कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि वह, यानी कालिदास जो है उज्जैनी अवश्य जाएगा। फिर मातुल फिर मातुल उसी उसी तरह मातुल टहलता है। मातुल, अवश्य जाएगा। वे लोग उसके अनुचर है जो अभी स्तुति करके इसे ले जाएंगे, यानी जो स्तुति करके ले जाएंगे। अंबिका, सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भागिनेय लोकनीति में भी निष्णात है। यानी वह कहती है अंबिका, सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति जो उदासीनता व्यक्ति होती है, वह उदासीनता व्यक्ति का महत्व बढ़ा देती है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए, तुम्हारा भागनी ये लोक नीति में भी निष्कासन है। फिर मातुल सहसा रुक जाता है, यानी वो घूमता है, रुक जाता है। मातुल, यह लोक नीति है तो मैं कहूँगा कि लोक नीति और मूर्ख नीति दोनों का एक ही अर्थ है। यानी मातुल कहता है कि यह जो लोक नीति है, लोक नीति और मूर्ख नीति दोनों का अर्थ एक है। फिर टहलने लगता है। जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो या सम्मान हो, वह अपना मन बदल भी सकता है। यानी जो व्यक्ति जो है उसको सम्मान देता है, धन हो या अन्य कौन सा भी वह सम्मान देता है, वह अपना मन जो है बदल सकता है। और मन बदल गया तो बदल गया, यानी मन का जो क्या है, एक बार बदल गया तो बदल गया। तुम सोचो कि सम्राट रुष्ट भी तो हो सकते हैं, यानी सम्राट जो है रुष्ट भी हो सकते हैं, उस पर नाराज भी हो सकते हैं, क्रोधित भी हो सकते हैं कि एक साधारण कवि ने उसका सम्मान स्वीकार नहीं किया। यानी यानी फिर वहाँ पर सम्राट जो है उज्जैनी के, वह सम्राट निराश भी हो सकते हैं, क्रोधित भी हो सकते हैं कि एक साधारण कवि ने मेरा सम्मान अस्वीकार कर दिया। फिर निक्षेप, मातुल आप अभी तक यहाँ हैं और आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यानी निक्षेप आता है और निक्षेप कहता है कि मातुल आप यहीं पर हो और आचार्य जो है वह आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, राह देख रहे हैं, जो उज्जैन से आए हुए हैं। मातुल, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तक मैं लौट कर न आऊँ तुम आचार्य के पास रहो। यानी मातुल जो है निक्षेप से कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा था कि मैं जब तक न लौटूं तब तक तुम वही आचार्य के पास रुको। निक्षेप, परंतु यह भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके तो तुरंत आपको सूचना दो। यानी निक्षेप कहता है कि तुमने यह भी कहा था कि दंत मातुल, आचार्य यदि विश्राम कर चुके हो या विश्राम उसका हो चुका हो तो मुझे सूचना दो। मातुल, यह भी कहा था, किंतु वह भी तो कहा था कि यह कहा तुम्हारी समझ में आ गया, वह नहीं आया। निक्षेप, किंतु मातुल क्या? मातुल मूर्ख है, बताओ तुम मुझे मूर्ख समझते हो। यानी मातुल मूर्ख है, निक्षेप से कहता है कि मातुल मूर्ख है, बताओ तुम मुझे मूर्ख समझते हो। निक्षेप, नहीं मातुल, तुम मूर्ख नहीं हो, कहता है निक्षेप। मातुल, मैं मूर्ख नहीं तो निश्चय रूप से तुम मूर्ख हो। आचार्य ने क्या कहा है? यानी वो मातुल कहता है कि मैं मूर्ख नहीं तो क्या हुआ, तुम मूर्ख हो। आचार्य ने क्या कहा है? निक्षेप, उन्होंने कहा है कि मैं आपके साथ इस सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं।
यानी निक्षेप कहता है कि आचार्य ने कहा कि इस ग्राम में, पूरे ग्राम में आपके साथ वह आचार्य घूमना चाहते हैं। मातुल के मुख पर गर्व रेखा है, यानी वो गर्व रेखाएं व्यक्त होती है। जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया, यानी जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया, उस प्रदेश को, इस उस प्रकृति को आचार्य देखना चाहते हैं। मातुल के मुख की रेखाएं विस्तृष्णा की रेखाओं में बदल जाती है। मातुल कालिदास की कविता, यानी कालिदास की कविता फिर टहलने लगता है। न जाने इतने बड़े आचार्य को इसकी कविता में क्या विशेषता देखने को दिखाई देती है। यानी इतने बड़े आचार्य को यह जो कथन पूछा जाने योग्य है, न जाने इतने बड़े आचार्य को इसकी कविता में, यानी कालिदास की कविता में क्या विशेषता दिखाई देती है, यह मातुल का कथन है, याद रखिए। इस व्यक्ति को सामान्य लोक व्यवहार तक का तो ज्ञान नहीं और तुम लोक नीति की बात कहती हो। आप एक हरिण शावक को गोदी में लिए घर की ओर आ रहे थे। सौभाग्यवश मैंने बाहर ही देख लिया। मैंने प्रार्थना की कि कवि कुलगुरु यह समय इस रूप में घर जाने का नहीं। उज्जैनी से एक बहुत बड़े आचार्य आए हैं। आप यह सुनते ही लौट पड़े जैसे रास्ते में सांप देख लिया हो। यानी वह कहता है कि आप जो है उसको संसार का, लोक व्यवहार का कोई ज्ञान नहीं है कालिदास को, और एक हरिण शावक को लेकर घर की तरफ आ रहा था। और मैंने कहा कि ये जो उज्जैनी से आचार्य आए हैं, तो यह सुनकर वह रास्ते से ही भाग गया जैसे सांप देख गया हो। कौन? कालिदास। मल्लिका अंबिका के पास आसन पर बैठ जाती है। निक्षेप कंधे हिलाता है। मातुल टहलने लगता है। अंबिका, मल्लिका मातुल के लिए अंदर से आसन ला दो। यानी अंबिका कहती है कि मल्लिका मातुल के लिए अंदर से आसन ला दो। मल्लिका उठने का उपक्रम करती है, किंतु मातुल रोक देते हैं। यानी मल्लिका आसन लाने के लिए जाने का प्रयास करती है, लेकिन उसको मातुल रोक देता है। मातुल, नहीं, मुझे आसन नहीं चाहिए। आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यानी मातुल कहता है कि मुझे आसन नहीं चाहिए, बैठने का समय नहीं है। आचार्य जो है मेरी राह देख रहे हैं। फिर निक्षेप अंबिका की ओर देखकर मुस्कुराता है। मातुल कोने तक जाकर लौटता है। मैंने कहा, कविवर्य आचार्य आपको साथ उज्जैनी ले जाने के लिए आए हैं। राज्य की ओर से आपका सम्मान होगा। फिर रुक जाता है। सुनकर रुककर जलते अंगारे की सी दृष्टि मुझे देखा। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। यानी मैं राजकीय, यह जो है मातुल जो है अंबिका और मल्लिका से बता रहा है कि कालिदास ने किस प्रकार, किन शब्दों में राजकीय सम्मान अस्वीकार किया। ऐसे कहा जैसे राजकीय मुद्राएं आपके विरह में धुली जाती हों, और चल दिए। मेरे लिए धर्म संकट खड़ा हो गया कि अनुनयन करता हुआ आपके पीछे पीछे जाऊँ या अभ्यागतों के देखो। यानी मैं अब इस निक्षेपक के आचार्य के पास बैठने को कहकर आया था, और वह धूलिहीन चक्र की तरह मेरे पीछे, यानी निक्षेपक को भी मैंने उस आचार्य के पास बैठने के लिए कहा था, लेकिन वह भी मेरे पीछे आया। निक्षेपक, किंतु मातुल, मैं तो समाचार देने आया था। यानी वो निक्षेप कहता है कि मातुल, मैं तो केवल समाचार देने के लिए आया था मातुल, और मैं समाचार देने के लिए तुमसे साधुवाद कहता हूँ। यानी समाचार देने के लिए मैं तुम्हें साधुवाद यानी धन्यवाद कहता हूँ। बहुत अच्छा किया। अभ्यागत वहाँ बैठे हैं और आप समाचार देने यहाँ चले आए हैं। आप इतना कीजिए कि ये कवि कुल शिरोमणि जहाँ भी हो उन्हें ढूंढ कर लाइए। यानी मातुल जो है निक्षेप से कहता है कि जो कवि कालिदास है वह जहाँ भी कहीं हो उसको लेकर आइए। यानी कुल कवि शिरोमणि भी कहते हैं। फिर बाहर की ओर चल देता है। मेरा कर्तव्य कहता है जैसे भी हो उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत करूँ। यानी वह मातुल कहता है कि जैसे भी हो, वो कैसा भी क्यों न हो, उसको, कालिदास को मातुल यानी उस आचार्य के पास सामने खड़ा कर दूँ। और मेरा मन कहता है कि उसे जहाँ देखो वहीं से शिखानस्त, यानी जहाँ देखो वहाँ से चोटी चोटी हाथ में पकड़कर, यानी उसके बाल हाथ में पकड़कर खींचता हुआ लेकर आओ। यानी यहाँ पर अर्थ भी दिया है, शिखान्यस्त, शिखा न्यस्त हस्त, यानी शिखा न्यस्त हस्त, इसका अर्थ चोटी में पकड़कर, यानी बाल पकड़कर ऐसी चोटी रखी जाती है बालों पर उसको। निक्षेप, मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। निक्षेप कहता है कि मातुल का तीसरा नेत्र यानी गुस्सा जो है हमेशा उसको आता है। मल्लिका, परंतु कालिदास इस समय कहाँ है? यानी मल्लिका कहती है कि कालिदास कहाँ है? निक्षेप, कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में, यानी कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। यह मल्लिका से निक्षेप कहता है। मल्लिका, आपने उन्हें देखा है?
यानी मल्लिका कहती कि आपने उपने देखा है? निक्षेप देखा है। मल्लिका परंतु आपने मातुल से नहीं कहा। यानी मल्लिका कहती कि आपने मातुल से नहीं कहा कि मैंने कालिदास को देखा है। निक्षेप मैं नहीं चाहता था कि मातुल इस समय वहाँ जाए। यानी वह निक्षेप कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि कालिदास के पास मातुल इस समय जाए क्योंकि वह गुस्से में है। मल्लिका क्यों, क्या आप भी नहीं चाहते कि कालिदास, यानी मल्लिका कहती क्या आप भी नहीं चाहती कालिदास वह सम्मान न पाए। निक्षेप मैं चाहता हूँ कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाए, इसलिए मैंने मातुल का इस समय उसके पास जाना उचित नहीं समझा। निक्षेप कहता है कि मैं चाहता हूं कि कालिदास उज्जैनी का सम्मान अवश्य प्राप्त करे, लेकिन इसलिए मैंने उस मातुल को उसका पता नहीं बताया क्योंकि वो गुस्से में था। मातुल को अपने मुख से उच्चरित शब्दों को सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि वे बोलते ही जाते हैं, परिस्थिति को समझना नहीं चाहते। यानी मातुल जो है वह बोलते ही जाता है, वह परिस्थिति को समझना नहीं चाहता। कालिदास हट्ट कर रहे हैं कि जब तक उज्जैनी से आए हुए अतिथि लौट नहीं जाते वे जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं आएंगे। यानी वह निक्षेप कहता है मल्लिका से कि जब तक वह उज्जैनी से आए हुए जो आचार्य है वह जब तक नहीं जाते तब तक वह घर नहीं जाएंगे, जब तक जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे। अंबिका कैसी विच यानी कैसी विचरणशीलता है, ऐसा पूछती निक्षेप। विचरणशीलता, अंबिका विचरणशीलता ही तो है यह। निक्षेप इसमें विचरणशीलता क्या, विचरण विचरणता का क्या? अंबिका अंबिका तीखी दृष्टि से निक्षेप को देखती है। अंबिका राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है, कवि सम्मान के प्रति उदासीन जगदम्बा के मंदिर में साधना न रत है। यानी वह अंबिका कहती कि कवि राज्य जो है कवि का सम्मान करना चाहता है और कवि जो है सम्मान के प्रति उदासीनता लेकर जगदम्बा के मंदिर में साधना निरंतर है। राज्य के प्रतिनिधि मंदिर में जाकर कवि की प्रताड़ना करते, यानी राज्य के जो लोग हैं, राज्य के प्रतिनिधि जो है वह मंदिर में जाकर देखे। कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है, इतना बड़ा नाटक खेलना विलक्षणता नहीं तो क्या है। निक्षेप कालिदास नाटक नहीं खेल रहे अंबिका, मुझे विश्वास है कि उन्हें राजकीय सम्मान का मोह नहीं है, वे सचमुच इस पर्वत भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते। निक्षेप कहता है कि कालिदास जो है वह जो राजकीय सम्मान है उस सम्मान का उसमें उसको कोई मोह नहीं है। यह पर्वतीय भूमि, यह गांव की जो भूमि है उस मोह को वह उस भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहती, यह निक्षेप का कथन है। अंबिका नहीं चाहता है, एक एक थाली लाकर उसमें कुंभ में चावल निकालने लगती है। यानी वह नहीं चाहता है कहती है और एक थाली लाकर कुंभ में से चावल निकालती है। निक्षेप मातुल का या किसी का भी आग्रह उनका हट्ट नहीं छुटा सकता। यानी मातुल हो या कोई भी हो वह कालिदास का आग्रह नहीं छुटा सकता। मल्लिका को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखता है। मल्लिका आंखें झुका देती है। यानी मल्लिका जो है मल्लिका को निक्षेप एक अर्थपूर्ण दृष्टि से देखता है और मल्लिका आंखें झुका लेती है। केवल एक व्यक्ति है जिसके अनुरोध से संभव है यह हट छोड़ दे। यानी निक्षेप कहते हैं केवल एक व्यक्ति है जिसके कहने पर वह कालिदास हट छोड़ सकता है, वह व्यक्ति कौन है? मल्लिका है। अंबिका निक्षेप की अर्थपूर्ण दृष्टि को और फिर मल्लिका को देखती है। यानी वह अंबिका जो है निक्षेप की अर्थपूर्ण दृष्टि को और अंबिका को देखती है। अंबिका हमारे घर में किसी को उसके हट्ट छोड़ने या न छोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं। यानी अंबिका कहती कि हमारे घर के लोगों को उसका हट्ट छोड़ने में कोई प्रयोजन नहीं है। फिर थाली लिए हुए चूल्हे के निकट चली जाती है और उन दोनों की ओर पीठ किए हुए अपने को व्यस्त रखने का प्रयत्न करती है। अंबिका निक्षेप कालिदास अपनी भावुकता में यह भूल रहे हैं कि इस अवसर का तिरस्कार करके वे बहुत कुछ खो बैठेंगे। यानी निक्षेप कहता है कि कालिदास अपनी भावुकता में यह भूल चुका है कि जो ऐसा जो सम्मान अस्वीकार करके तिरस्कार कर बैठेंगे और बहुत कुछ खो बैठेंगे। योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है। यानी योग्यता जो है एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, यह मातुल का कथन है, निक्षेप का कथन है। याद रखिए शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। यानी योग्यता जो है इंसान की योग्यता जो है वह योग्यता व्यक्ति की एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है और बाकी की जो भी है वह प्रतिष्ठा उस द्वारा होता है व्यक्तित्व। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। अंबिका व्यस्त रहने का प्रयत्न करती हुई
व्यस्त हो जा हो अंबिका खुद को व्यस्त करना चाहती है लेकिन व्यस्त नहीं हो पाती अंबिका। तो उसमें बाधा क्या है? यानी अंबिका कहती है तो उसमें बाधा क्या है? निक्षेप, मैंने अनुभव किया है कि उसके हट्ट के मूल में कहीं बहुत गहरी कठोरता की रेखा है। यानी निक्षेप कहता है कि उसके जो मैंने अनुभव किया है उसका जो हट्ट है उसमें कहीं गहरी कटुता की रेखा भी है। मल्लिका, मैं जानती हूँ वह कटुता की रेखा कहाँ है। कुछ समय पहले एक राजपुरुष उसके साक्षात्कार हो चुके थे। यानी वह मल्लिका कहती है कि मैं जानती हूँ कि उसके अंदर कटुता क्यों है, क्योंकि जो इससे पहले भी एक राजपुरुष से उसका साक्षात्कार हुआ था जो हरिण शावक लेने के लिए आया था। निक्षेप, उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो। यानी निक्षेप अंबिका मल्लिका को कहता है कि उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो। अवसर किसकी प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज्य की कोई हानि नहीं होगी, राजकवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा, परंतु कालिदास जो आज है जीवन भर वही रहेगा। यानी कालिदास यदि वह सम्मान अस्वीकार करते हैं तो उसका कोई कुछ नहीं, राज्य में क्या है, राज्य के लिए कोई और राजकवि मिल जाएगा, राजकवि का आसन खाली नहीं रहेगा। लेकिन कालिदास यहाँ से नहीं जाएंगे तो वह कालिदास का जीवन जो है जैसा है वैसा ही रहेगा। केवल एक स्थानीय कवि जो लोग आज ऋतु संहार की प्रशंसा कर रहे हैं वे भी कुछ दिन में भूल जाएंगे। यानी कालिदास की जो ऋतु संहार रचना है वह उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, वो लोग उस कवि को भी और उसकी रचना को भी भूल जाएंगे। मल्लिका, नहीं, उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यह सम्मान उसके व्यक्तित्व का है, उन्हें अपने व्यक्तित्व को उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। यानी वो मल्लिका कहती कि यह सम्मान इस सम्मान का तिरस्कार करना नहीं चाहिए कालिदास को, और यह सम्मान जो है उनके व्यक्तित्व का है, उन्हें उसको स्वीकार करना चाहिए, व्यक्तित्व को उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। चलिए मैं आपके साथ जगदम्बा के मंदिर में चलती हूँ। यानी मल्लिका जो है कहती है निक्षेप से कि चलिए मैं आपके साथ जगदम्बा के मंदिर में जाती हूँ। मल्लिका, यानी अंबिका जो है मल्लिका कहकर आवाज़ देती है। मल्लिका स्थिर किंतु व्यवस्थित दृष्टि से अंबिका की ओर देखती है। मल्लिका, माँ अंबिका, मुझे एक बाहर के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि मैं इस समय तुम्हारे वहाँ जाने के पक्ष में नहीं हूँ। यानी अंबिका जो है कहती कि मुझे यह कहना पड़ रहा है कि बाहर के व्यक्ति के सामने कि तुम्हें वहाँ जाने के पक्ष में वहाँ जाने मैं तुम्हें नहीं दूंगी। निक्षेप बाहर का व्यक्ति नहीं है अंबिका। यानी निक्षेप कहता है कि मैं बाहर का व्यक्ति नहीं हूँ अंबिका। मल्लिका, यह एक महत्वपूर्ण लक्षण है माँ, मुझे इस समय अवश्य जाना चाहिए। आर्य निक्षेप, आप आइए। यानी मल्लिका कहती कि मुझे इस समय यह एक महत्वपूर्ण क्षण है और मुझे जाना चाहिए माँ। आर्य निक्षेप, आप चलिए, आइए कहती है। अंबिका की ओर देखे बिना, यानी अंबिका की ओर देखे बिना चली जाती है मल्लिका। अंबिका की आंखों में आहत क्रोध का भाव जागृत, यानी अंबिका क्रोधित हो जाती है, पराजय के भाव में बदल जाता है। निक्षेप अंबिका के इस बदले हुए भाव को लक्षित करता क्षण भर खड़ा रहता है। निक्षेप, क्षमा चाहता हूँ अंबिका। यानी निक्षेप कहता है कि क्षमा चाहता हूँ, अंबिका कहता है। फिर अंबिका, भावना हो, यानी अंबिका कहती है कि यह भावना है, ओहो, ऐसा कहती है। फिर विलोम विलोम घिरे हुए मेघों ने आज असमय अंधकार कर दिया है अंबिका, यह तुम्हें समय का परिज्ञान नहीं रहा। यानी अब विलोम जो है अंबिका से कहता है कि जो घिरे हुए मेघ है उस मेघों ने असमय अंधकार कर दिया है, यानी दिन होने से पहले ही रात होने से पहले ही अंधकार कर दिया है। या तुम्हें इस समय का परिज्ञान, क्या इस समय का तुम्हें ज्ञान भी है? आशा आश्चर्य है तुमने दीपक नहीं जलाया, यानी तुम्हें दीपक नहीं जलाया। अंबिका, विलोम, तुम यहाँ क्यों आए हो? यानी वह अंबिका कहती है विलोम से कि तुम यहाँ क्यों आए? विलोम, दीपक जला दो, यानी दीपक जला दो। विलोम का आना ऐसे आश्चर्य का विषय नहीं है, यानी विलोम का आना ऐसे आश्चर्य का विषय नहीं है। फिर अंबिका, तुम चले जाओ विलोम, तुम जानते हो कि तुम्हारा यहाँ आना, यानी अंबिका कहती कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम जानते भी हो कि तुम्हारा यहाँ आना कैसा है। विलोम, मल्लिका को सह नहीं, यानी विलोम का यहाँ आना मल्लिका को सह नहीं है। मैं जानता हूँ अंबिका, मल्लिका बहुत भोली है, वह लोक और जीवन के संबंध में कुछ नहीं। विलोम कहता है कि मैं जानता हूँ अंबिका भोली है और वह लोक जीवन के बारे में कुछ नहीं जानती। वह नहीं चाहती कि मैं इस घर में आऊँ क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। यानी वह कहती है कि कालिदास विलोम का विरोध करता है, इसलिए मल्लिका भी कालिदास विलोम का विरोध करती है। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मेरी आँखों में उसे अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है, उसे समझ उलझ कर होती है, किंतु
किंतु तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष यह है कि मैं अनुभव करता हूँ, स्पष्ट कह देता हूँ। फिर अंबिका कहती है, मैं इस समय तुम्हारे दोष अदोष का विवेचन नहीं करना चाहती, यानी इस समय तुम्हारा दोष अदोष क्या है इसका मैं नहीं जानती। विलोम, देख रहा हूँ कि इस समय तुम बहुत आर्थ हो, और तुम कब आर्थ नहीं रही। अंबिका, तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है, यानी अंबिका को कहता है कि तुम्हारा जीवन ही एक पीड़ा के साथ है। पहले से कहीं दुबली हो गई हो, सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है, यानी पहले से कहीं तुम दुबली हो गई हो, सुना है कि कालिदास उज्जैनी जा रहा है। अंबिका, मैं नहीं जानती, यानी अंबिका कहती कि मैं नहीं जानती। विलोम, राज्य की ओर से उसका सम्मान होगा। कालिदास राजकवि, यानी राज्य की ओर से उसका सम्मान होगा। कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी जाएगा और वह उसका मान सम्मान होगा। तो आज की वीडियो में यहीं पर रुकते हैं, और बाकी का जो है